Hello children, how are you? In this video we are going to have a look at the notes of the chapter When People Rebel. इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और आपने देखा था कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही थी, पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए नए नए तरीके अपना रही थी, जिससे कि सभी लोगों में, चाहे वो राजा हों, प्रजा हो, जनजातियाँ, ट्राइब्स हों, सभी में उनके प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही थी। यहाँ इस चैप्टर में, जिसका नाम है व्हेन द पीपल रेबल, हम यही पढ़ने जाएंगे कि किस प्रकार से लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया, उनके अगेंस्ट विद्रोह किया और उसका क्या असर हुआ। पॉलिसीज एंड द पीपल, नीतियाँ और लोग। नवाब्स लूज देयर पावर, नवाबों की पावर ख़त्म हो जाती है। सिंस द मिड 18th सेंचुरी, मिड का मतलब बीच, 18th सेंचुरी के मध्य से, मिड से, नवाब्स एंड राजाज ग्रेजुअली लूज देयर अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब पावर, एंड ऑनर, सम्मान। धीरे धीरे करके नवाबों का और राजाओं का सम्मान खत्म होने लगा, उनकी पावर खत्म होने लगी। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स, राजाओं के कोर्ट में रेजिडेंट्स को तैनात कर दिया गया। स्टेशन का मतलब तैनात करना। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस, रूलर्स की, यानी कि जो इंडिया में राजा थे, नवाब थे, उनकी फ्रीडम को कम कर दिया। देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड, और जो उनकी हथियारबंद सैनिक थे, उनके फौज थी, उसे भंग कर दिया। डिसबैंडेड का मतलब है भंग करना। एंड देयर रिवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाई स्टेजेस, बाई स्टेजेस का मतलब है एक एक करके, और उनके रिवेन्यू को भी उनसे छीन लिया गया, यानी कि जो टैक्स लैंड पे लगता था वो अधिकार अपने आप ले लिया, और उनके एरिया को भी धीरे धीरे करके उनसे छीन लिया गया। मैनी रूलिंग फैमिलीज, कितनी ही शासन करने वाली फैमिलीज, ट्राई टू निगोशिएट विद द कंपनी, निगोशिएट का मतलब बातचीत करना, उन्होंने कंपनी से बातचीत करने की कोशिश करी, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ताकि वो अपने हितों की रक्षा कर सकें। इंटरेस्ट का मतलब अपने फ़ायदों की, अपने भलाई को बचा सकें। हाउएवर द कंपनी, कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियोरिटी एंड मिलिट्री पावर, टर्न डाउन दीज प्लीज, प्लीज का मतलब है रिक्वेस्ट। लेकिन कंपनी, जिसे कि अब बहुत ही घमंड हो चुका था अपनी सुपीरियोरिटी पर, कि वो इंडिया के लोगों से बेहतर हैं, उनकी मिलिट्री पावर ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने इन सारी रिक्वेस्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट करना। इन 1801 ए सब्सिडियरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन अवध, अवध जो कि एक बड़ा राज्य था और अभी तक भी था, उसको अंग्रेजों ने अभी तक नहीं लिया था, उसके ऊपर एक सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस का मतलब है संधि, थोप दी गई। यानी थोप दी का मतलब होता है, एक तो कह रहे कि आपको मनाना है, भाई इसे मान लीजिए, तो वो थोपना नहीं होता, क्योंकि दूसरा अपनी सहमति देगा, लेकिन एक दूसरे की तो कुछ सुनी नहीं और कह दिया तुम्हें ऐसा करना, उसे कहते थोपना। एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर इन द नेम ऑफ ब्रिटिश रूल, और 1856 में अवध के राज्य को ब्रिटिश रूल में ले लिया गया। वॉज नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहकर कि अवध में शासन ठीक नहीं चल रहा है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन लाना है वहाँ पर, इसलिए ब्रिटिश ही उसको अच्छे तरीके से उस पर राज्य कर सकते हैं, ये कह के ले लिया, अपने में मिला लिया। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग आए, डिसाइड उन्होंने तय किया दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग। उससे पहले मुगल काफ़ी सारे यहाँ पर बादशाह थे, राजा थे, हिंदू राजा भी थे, और अब अंग्रेज़ों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि उस समय बहादुर शाह जफर यहाँ के बादशाह थे, कि ये आखिरी हैं, इसके बाद कोई बादशाह नहीं होगा। द पीजेंट्स एंड द सिपोइज, सिपोइज का मतलब सिपाही से होता है, पीजेंट्स किसानों को कहते हैं।
इन द कंट्री साइड, देहाती इलाके में यानी कि विलेज एरिया, रूरल एरिया में, पीजेंट्स एंड जमींदार्स वर एनॉयड विद द हाई टैक्सेस। किसान भी और जमींदार भी, पीजेंट एक्चुअली वो होते हैं जो खेत पे काम करते हैं, जमींदार वो होते हैं जिनकी लैंड होती है, वो दोनों परेशान थे कि उन पे हाई टैक्सेस लगाए जा रहे थे एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और टैक्स कलेक्शन करने के तरीके बहुत ही कठोर थे। रिजिड का मतलब है बहुत ही कठोर, हार्श। मैनी पीजेंट फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर्स, और बहुत सारे किसान मनी लेंडर को अपना लोन भी वापस नहीं कर पा रहे थे जो लिया था उन्होंने कर्ज। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, लॉस द लैंड्स, उनकी लैंड चली गई। दे हैड टिल्ड 4 जनरेशन, जिस पे वो कई पीढ़ियों से खेती कर रहे थे, जोत रहे थे उसको। द इंडियन स्पोइज वर अनहैप्पी, जो इंडिया के सिपाही थे वो भी बहुत दुखी थे अबाउट देयर पे, अपनी पे को लेकर, अलाउंसेस जो अलग भत्ते मिलते हैं, एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें मिलती हैं उनको लेकर, एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, और जो सर्विस की कंडीशन थी, शर्तें थी, उनको लेकर। ऑल्सो सम न्यू रूल्स वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीफ्स, इसके अलावा कुछ नए रूल थे जिसकी वजह से उनकी धार्मिक भावनाएं, सेंसिबिलिटीज़ का मतलब भावनाएं और बिलीव्स का मतलब आस्थाएं, उनकी धार्मिक भावनाएं और आस्थाओं को भंग किया जा रहा था। सच एज क्रॉसिंग द सी रिजल्ट्स इन लूजिंग देयर रिलीजन एंड कास्ट, उनमें उनको विश्वास था, पहले ये मानते थे कि जो समुद्र पार करके जाएगा उसका धर्म और उसकी जाति दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। और इंडिया से सैनिकों को बर्मा में लड़ने के लिए भेजा जा रहा था, तो उन्हें लगता था कि अगर वो जब समुद्र क्रॉस करके जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सिपाहीज ऑल्सो रिएक्टेड टू वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, सिपाहियों ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, उसका विरोध किया जो पूरे कंट्री में चल रहा था। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द स्पॉइज, इसलिए अब तक किसानों में जो गुस्सा था वो अब सिपाहियों तक फैल गया। रेस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, जो सुधार किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडिया में, उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई। द ब्रिटिश पास लॉज टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, ब्रिटिश ने लॉ पास किया कि इंडिया में सती प्रथा को बंद कर दिया जाएगा। सती क्या होता था कि हस्बैंड की अगर डेथ हो गई तो वाइफ को उसकी चिता पे जिंदा जलना होता था, उसे सती प्रथा कहते थे, उसको उन्होंने बंद किया लॉ बनाकर। एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज, विडो कहते हैं वो लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, और उन्होंने इसका लॉ बनाया कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो दोबारा से मैरिज कर सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज प्रमोटेड, इंग्लिश भाषा की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। जो इंडिया में भाषाएं थी, यहाँ की तमिल है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, उन भाषाओं को ख़त्म किया गया और अंग्रेजी के पढ़ने को, पढ़ाने को बढ़ावा दिया गया। द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, मिशनरी होती हैं जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, लोगों को ईसाई बनाने के लिए काम करती हैं। तो कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्रीली काम करने का, फंक्शन का मतलब है काम करना, काम करने की परमिशन दी, एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी, और उन्हें ये भी परमिशन दी कि वो यहाँ पे लैंड भी के मालिक भी बन सकते हैं और प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। इन 1850 ए न्यू लॉ वॉज पास्ड, 1850 में नया कानून पास किया गया टू मेक कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है धर्म परिवर्तन। आप भी सुनते होंगे कि क्रिश्चियन से वो बन गए, हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए, मुस्लिम क्रिश्चियन बन गए, तो ऐसे, तो उसे कहते हैं धर्म बदल लेना। तो उन्होंने नया लॉ पास किया टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, कि अगर कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है तो वो ज़्यादा आसान हो जाए। एंड अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, और ये परमिशन दे दी कि अगर कोई इंडियन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, ईसाई बनता है, टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स, तो उसे अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी तब भी मिलेगी। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, अब लोगों के दृष्टिकोण से, लोगों की निगाह से। ए म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन, म्यूटनी का मतलब क्या होता है, सैनिक विद्रोह, जब सैनिक लोग विद्रोह करते हैं।
और रिबेलियन क्या होता है? जब लोग विद्रोह करते हैं उसे कहते हैं रिबेलियन। ए मैसिव रिबेलियन, मैसिव का मतलब बहुत बड़ा, विद्रोह दैट स्टार्टेड इन मई 1857, जो कि 1857 में शुरू हुआ था, एंड थ्रेटेंड द कंपनीज प्रेजेंस इन इंडिया, और जिसने इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस को चुनौती दी थी, उसकी वजह से ये शुरू हुआ। सिपोएज म्यूटनीड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ, मेरठ से शुरुआत होके बहुत सारी जगहों पर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप, रोज अप का मतलब यहाँ पर खड़े हो गए, इन रिबेलियन, और बहुत सारे लोग विद्रोह में खड़े हो गए, यानी कि वो विद्रोह करने लगे, खड़े होने का मतलब विद्रोह करने लगे। अब है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ऑन 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को ये यंग सोल्जर मंगल पांडे, एक युवा सोल्जर थे जिनका नाम था मंगल पांडे, वॉज हैंग टू डेथ, हैंग का मतलब फांसी पर लटका देना, टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर, कि बैरकपुर में उन्होंने अपने ऑफिसर पे अटैक किया है, इसलिए उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। सम डे लेटर, कुछ दिनों के बाद, सम सिपोइज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ, इसके कुछ दिनों के बाद ही मेरठ में रेजिमेंट में कुछ सिपाहियों ने रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल, आर्मी ड्रिल यानी कि जो आर्मी की प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, उसको करने से मना कर दिया। यूजिंग द न्यू कार्ट्रिज, किस वजह से? कि वो नए कार्ट्रिज यूज नहीं करेंगे, विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, जिन पे ये शक किया जा रहा था कि उन पे काऊ और पिग के फैट की कोटिंग की हुई है कार्ट्रिज पर। काऊ हिंदुओं के लिए पूजनीय है और जो मुस्लिम है वो पिग को बिल्कुल नहीं, उसका मांस नहीं खाते हैं, तो इसलिए करके दोनों ने विद्रोह कर दिया। ऑन मे 1857, 85 सिपोइज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। 9 मई 1857 में 85 सिपाहियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। डिसमिस का मतलब नौकरी से बाहर निकाल देना। एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर्स, और उन्हें 10 साल की जेल भी हुई कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिसोबे किया है, यानी कि उनकी आज्ञा नहीं मानी है। ऑन 10 मई द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ, सोल्जर्स ने मेरठ में जेल तक मार्च किया एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपाहीज, और जो वहाँ जेल में बंद, इम्प्रिजन का मतलब है जेल में बंद सिपाही थे, उनको वहाँ से छुड़वा दिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक किया, उन्हें मार डाला। कैप्चर्ड गन्स, उनकी जो गन्स थी वो छीन ली। एम्यूनिशन, एम्यूनिशन का मतलब हथियारों का भंडार, वो भी छीन लिया। एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश की, अंग्रेजों की जो भी बिल्डिंग थी, प्रॉपर्टी थी, उस पर आग लगा दी। एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन द फॉरेनर्स, और जो भी विदेशी लोग यहाँ पे रह रहे थे इंडिया में, उन सब के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 मई की मॉर्निंग में सिपाहीज ऑफ मेरठ रीच दिल्ली, जो मेरठ के सिपाही थे वो दिल्ली पहुंचे। एंड द रेजिमेंट्स स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन, और जो दिल्ली में रेजिमेंट थी वो भी विद्रोह में खड़ी हो गई, यानी कि वो भी विद्रोह करने लगी। द सोल्जर्स फोर्स देयर वे इनटू द रेड फोर्ट, सोल्जर्स ज़बरदस्ती रेड फोर्ट में घुस गए, क्योंकि बहादुर शाह जफर वहीं रहते थे। पहले जो रेड फोर्ट है वहाँ पे जो मुस्लिम बादशाह थे, मुग़ल बादशाह थे, वो रहा करते थे। एंड प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंस करना, बहादुर शाह जफर एज द लीडर, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया। द एजिंग एम्प्रर एक्सेप्टेड द डिमांड, एजिंग का मतलब जो बूढ़े हो रहे थे बादशाह बहादुर शाह जफर, उन्होंने डिमांड मान ली। एंड रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री, और उन्होंने देश के सभी सरदारों को, सभी रूलर्स को लेटर लिखे टू कम फॉरवर्ड, कि वो आगे आएँ। एंड और कन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स, और इंडियन स्टेट्स की एक संघ बनाएं। कन्फेडरेसी का मतलब है संघ। टू फाइट द ब्रिटिश, जिसका काम होगा अंग्रेजों से लड़ाई करना। द रिबेलियन स्प्रेड्स, विद्रोह और भी आगे फैल गया। आफ्टर ए वीक, एक हफ्ते के बाद, रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटनीड, एक रेजिमेंट के बाद दूसरी रेजिमेंट सब में विद्रोह होने लगा। एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स
एट नोडल पॉइंट्स। नोडल पॉइंट्स का मतलब जो सेंट्रल पॉइंट थे उनमें उनकी सेनाओं में शामिल होने के लिए वो चल दिए, जैसे कि दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है। आफ्टर दैम, उनके बाद, पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन। जो शहरों के और गाँव के लोग थे वो भी विद्रोह में खड़े हो गए, उनके साथ चल दिए। एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार्स एंड चीफ्स। और जो लोकल लीडर थे, जमींदार थे, सरदार थे, उनके साथ चल दिए, यानी कि सब संगठित हो गए। मैनी फेमस लीडर्स लेड ट्रूप्स एट डिफरेंट प्लेसेस। बहुत सारे फेमस लीडर्स ने अलग अलग जगहों पर सेनाओं का नेतृत्व किया। लीड का मतलब नेतृत्व करना। नाना साहेब ने कानपुर में, ब्रिजेश कद्र ने लखनऊ में, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में, कुंवर सिंह ने बिहार में और बख्त खान ने बरेली में। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रेबल फोर्सेस। जो विद्रोहियों की सेना थी, फौज थी, उन्होंने ब्रिटिश की संख्या को काफ़ी कम कर दिया। एंड वर डिफीटेड इन ए नंबर ऑफ बैटल्स। और बहुत सारे बैटल्स में उनकी हार हुई। डिफीटेड का मतलब होता है हराना, हारना, हार गए वो। द कंपनी फाइट्स बैक। कंपनी फिर दोबारा से उनसे लड़ाई करती है जो विद्रोह कर रहे थे उन सब से। द कंपनी ब्रोट, अब कैसे करी उन्होंने ये, रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। कंपनी ने इंग्लैंड से फौज मंगाई। पास न्यू लॉज, नए कानून बनाए। सो दैट द रेबल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना, ताकि जो रेबल्स हैं उनको आसानी से दोषी ठहराया जा सके। एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। और फिर उन्हें रिवोल्ट के, विद्रोह के सेंटर में सिद्ध कर दिया जाए कि ये ही थे करता धरता। इन सितंबर 1857 दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्सेस। जो विद्रोहियों की सेनाएं थी उनसे दिल्ली को 1857 के सितंबर में दोबारा छीन लिया अंग्रेजों ने। बहादुर शाह जफर वो ट्राइड इन कोर्ट। इस ट्राइड का मतलब मुकदमा चलाना भी होता है, इसकी मतलब कोशिश करना भी होता है, स्पेलिंग सेम ही है। बहादुर शाह जफर पर कोर्ट में एक मुकदमा चलाया गया एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है आजीवन कारावास, पूरी जिंदगी भर के लिए जेल। और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई अलॉन्ग विद हिज वाइफ बेगम जीनत महल। और जो उनकी वाइफ बेगम जीनत महल थी उनको भी। इन रंगून इन अक्टूबर 1858। और रंगून में उन्हें सजा सुनाई गई 1858 के अक्टूबर में। बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862। नवंबर 1862 की 2 को जेल में, रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ को 1858 के मार्च में ले लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड। रानी लक्ष्मीबाई की हार हो गई एंड किल्ड इन जून 1858। और 1858 की जून में वो मार दी गई। तांतिया टोपे वॉज कैप्चर्ड। तांतिया टोपे को भी पकड़ लिया गया, ट्राइड केस चला एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। और 1859 की अप्रैल में उन्हें मार दिया गया। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। लॉयल्टी का मतलब है वफादारी, निष्ठा। अंग्रेजों ने अब लोगों के विश्वास को जीतने के लिए बहुत प्रयास किया। दे अनाउंस रिवार्ड्स फॉर रॉयल लैंड होल्डर्स। जो वफादार लैंड होल्डर थे उनको रिवार्ड की घोषणा करी। वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। और उन्हें अलाउ कर दिया है कि वो अपनी लैंड पर जो भी उनका अधिकार है उसको रख सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज, रेबल्स, नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड। हजारों सिपाहियों पर, विद्रोहियों पर, नवाबों पर, राजाओं पर मुकदमा चला एंड हैंग्ड। और उन्हें फांसी दे दी गई। आफ्टर मैथ, इसका बाद में परिणाम क्या हुआ? बाय द एंड ऑफ 1859 के अंत तक द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री। ब्रिटिश ने पूरे कंट्री का दोबारा से कंट्रोल पा लिया, पुनः प्राप्त कर लिया। यानी कि 1857 में शुरू हुआ था
और 1859 में उन्हें फिर दोबारा से पूरा कंट्रोल मिल गया। हुआ था मार्च में शुरू 1857 के, और 1859 के एंड तक, यानी कि लगभग 2.5-3 साल में दोबारा से अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। Important changes introduced by British after 1858। 1858 के बाद अंग्रेजों ने कौन से चेंजेस लागू किए? द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट इन 1858। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट पास किया 1858 में। ट्रांसफर द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ये सबसे बड़ा चेंज था। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था यहाँ पर, लेकिन 1858 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर जो ब्रिटेन के राजा और रानी थे उनको ये पावर दे दी गई, यानी कि अब कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन का था। ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में नियुक्त कर दिया गया। एंड मतलब एक सरकार, जो ब्रिटेन की सरकार थी, वहाँ से उनकी कैबिनेट के एक आदमी को इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त कर दिया गया। एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। गवर्नेंस का मतलब शासन, और इंडिया में शासन से संबंधित सारे मैटर्स के लिए, सारे मामलों के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार था। ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड। जितने भी कंट्री के रूलिंग सरदार थे सबको विश्वास दिलाया गया दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर। एनेक्स का मतलब अपने में मिलाना, कि उनके एरिया को, उनके राज्य को कभी भी अंग्रेज अपने राज्य में नहीं मिलाएंगे। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हायर्स। हायर्स का मतलब होता है उत्तराधिकारी, जो उनके बच्चे हैं, और वो अपनी किंगडम को अपने बच्चों को दे सकते हैं, इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन्स। गोद लिए हुए बेटों को भी दे सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नहीं माना था, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनके कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने बच्चा गोद लिया तो, लेकिन उसे अंग्रेजों ने नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं माना था। लेकिन अब ये रूल बना दिया गया कि वो चाहे तो अपने जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको भी अपनी संपत्ति, अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबॉर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। और ये कहा गया कि इंडियन रूलर्स अपने किंगडम को ब्रिटिश क्राउन के सबॉर्डिनेट, अधीन मानेंगे। द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन आर्मी वुड बी रिड्यूस। अभी तक इंडियन सोल्जर थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन अब उन्होंने इंडियन सोल्जर की संख्या को कम कर दिया। द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स, और जो यूरोपियन सोल्जर थे वुड बी इंक्रीज, उनको बढ़ा दिया जाएगा। ये कानून लाए वो। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वॉज कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना, यानी कि जबरदस्ती छीन लेना। जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी थी, लैंड थी, उसको बड़े स्तर पर छीन लिया गया, क्योंकि उस समय मुगल एम्परर थे तो मुसलमान काफ़ी लोग थे इंडिया में। दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। उनके साथ बड़ी दुश्मनी का और शक का व्यवहार। वो समझते थे कि जो भी कुछ यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हुआ है उसके लिए मुस्लिम ही जिम्मेदार हैं। The British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India। अब ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि इंडिया के लोगों के जो भी धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाज हैं वो उनका सम्मान करेंगे। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स। और ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि लैंडलॉर्ड और जमींदारों की वो सुरक्षा करेंगे। गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। और जो उनकी लैंड है उसके ऊपर उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से चेंजेस आए जब लोगों ने विद्रोह किया, और यही चेंजेस फिर बाद में जाकर भारत की आज़ादी का कारण भी बने। आई थिंक कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं इसके क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाऊंगी, आप उसको ज़रूर देखिए। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ में अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दिए। थैंक यू।